मुझे नहीं पता क्यों बहुत सारे कंसल्टेंट्स या टैक्स पेयर्स ऐसा नहीं एप्लीकेशन देते हैं। लॉ में ये स्पेसिफिक प्रोविज़न दी गई है और अधिकारी के पास कोई रीज़न नहीं है कि आपकी इस एप्लीकेशन को मना कर दे। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब 67 सबसेक्शन 2 आप देखेंगे, सीज़ उसी आर्टिकल्स, गुड्स और थिंग्स को किया जा सकता है जो कि सीक्रेटेड हैं। तो क्या 73 में सेक्शन 47 की लेट फीस की लगा सकते हैं? अब वो कितना लीगल है कितना नहीं, लेट यू पीपल डिसाइड। देखिए, सम्मन एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट की तरफ से टू हरास द टैक्स पेयर। मेरे लिए सम्मन्स में ली गई स्टेटमेंट आर वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGS शो में। और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ जीएसटी पे, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल कंसेप्ट पे हम लोग ने बनाई है, जिसका टॉपिक है अधिकारी बड़ा या लॉ। यानी लॉ के अंदर रह के अधिकारी क्या क्या कर सकता है, लॉ के बाहर जाके वो क्या क्या करते हैं, उन सारे पॉइंट्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स सब्जेक्ट्स हम लोग ने कवर करें, इसमें पूरी वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो को चर्चा करने के लिए, इस टॉपिक से डिस्कशन करने के लिए मेरे पास अमृतसर से सीए रितेश अरोड़ा जी आए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय हमें दिया सर। नमस्ते सबको, थैंक यू सो वेरी मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है पॉडकास्ट में आके आपके कुछ सवालों का जवाब देने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड, लेट अस सी हाउ इट गोज। तो बिना समय खराब करे हम लोग शुरू करते हैं अपने डिस्कशंस को लेके। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है, जो भी व्यापारी होता है वो गाड़ियों से सामान ट्रांसपोर्ट से कहीं ना कहीं आता जाता है। तो जब कोई गाड़ी रोकी जाती है किसी जीएसटी ऑफिसर द्वारा, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला और लास्ट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? देखिए, जब भी गाड़ी को रोका जाता है तो इसका मतलब उसको डिटेन किया गया है, सीज किया गया है बाय इशूइंग फॉर्म MOV 6। लॉ में 3 प्रोविजंस दिए गए हैं जहां सीजर किया जा सकता है। पहला सीजर हमें पता है सेक्शन 129 में। दूसरा सीजर है अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 2 जब इंस्पेक्शन और सर्च की जाती है। तीसरा है स्पॉट सीजर अंडर सेक्शन 67 सबसेक्शन 11। लॉ में एक प्रोविजन दी गई है, जैसे ही कोई माल आपका पकड़ा जाता है, आपके पास ऑप्शन है, सेफगार्ड है टू सीक प्रोविजनल रिलीज ऑफ गुड्स। उस माल को आप प्रोविजनली रिलीज करवा सकते हैं। सेक्शन 129(1)(c आपको ऑप्शन देता है बाय फर्निशिंग बॉन्ड इन MOV 8। वो आप बैंक गारंटी देके बॉन्ड फर्निश कीजिए और अपना माल प्रोविजनली रिलीज करवाइए। 67 सबसेक्शन 6 में भी रेड विद रूल 140 वहां पे भी ऑप्शन दी गई है टू सीक प्रोविजनल रिलीज ऑफ सीज्ड गुड्स, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स और थिंग्स। मुझे नहीं पता क्यों बहुत सारे कंसल्टेंट्स या टैक्स पेयर्स ऐसा नहीं एप्लीकेशन देते हैं। लॉ में ये स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई है और अधिकारी के पास कोई रीजन नहीं है कि आपकी इस एप्लीकेशन को मना कर दे। अगर मना कर भी दिया जाता है तो ये आपके बहुत काम आने वाली है आगे की प्रोसीडिंग्स में। जब आप अपील फाइल करोगे फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास या ट्रिब्यूनल के पास जाओगे, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको लेटर देनी है टू सीक प्रोविजनल रिलीज जैसे ही आपका माल पकड़ा जाता है। ओके, बिल्कुल सर। सर, जैसे कई बार सेक्शन 67 में इंस्पेक्शन सर्च होती है, तो जो ऑफिसर होता है वो सबसे पहले आपका मोबाइल और लैपटॉप ले लेता है। तो क्या लीगली वो ये चीज कर सकता है? देखिए, सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 है, बात करता है इंस्पेक्शन की। 67 सबसेक्शन 2 प्रोविजन है सर्च की। जहां सर्च होगी वहां ही सीजर किया जा सकता है। इंस्पेक्शन में कुछ भी आपका सीज नहीं किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब 67 सबसेक्शन 2 आप देखेंगे, सीज उसी आर्टिकल्स, गुड्स और थिंग्स को किया जा सकता है जो कि सीक्रेटेड हैं। जो चीज सीक्रेटेड नहीं है उसको सीज नहीं किया जा सकता। अब मोबाइल फोन की बात करें या लैपटॉप की बात करें, जैसे ही अधिकारी आपके ऑफिस में या घर पे आते हैं, हाँ जी। मोबाइल फोन अगर आपकी पॉकेट में पड़ा है या लैपटॉप टेबल पे पड़ा है, वो सीक्रेटेड नहीं है।
जो चीज़ सीक्रेटेड नहीं है उसको सीज़ नहीं किया जा सकता। अगर सीज़ किया जाता है तो वो एक एब्सोल्यूट इल्लीगल सीज़र है। क्योंकि जब भी कोई आइटम सीज़ की जाती है, अधिकारी को फॉर्म आईएनएस 02 फिल करना है और जो फिल इन करनी है डिटेल्स उसको बताना है कि ये चीज़ें किस तरह से सीक्रेटेड थी और क्या मेथड्स अपनाए उन ऑफिसर्स ने, ऑथराइज्ड ऑफिसर्स ने कि ये चीज़ों को बाहर निकाला जा सके। जो चीज़ सीक्रेटेड नहीं है, उनको सीज़ नहीं किया जा सकता। मतलब उसमें जिस पर्सन के यहाँ आए हैं तो अब वो ऑब्जेक्शन कर सकता है मोबाइल और लैपटॉप इन आइटम्स को लेके। देखिए, उस टाइम पे जब अधिकारी आते हैं तो आपकी किसी बात को सुनेंगे नहीं, जो कि हमने प्रैक्टिकली देखा है। आप ज़रूर ऑब्जेक्शन कीजिए, उनको बताइए कि ये चीज़ें सीक्रेटेड नहीं हैं। उसके बाद भी आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे अपना पक्ष रखने के लिए, क्योंकि वो जो एक्सेप्शनल प्रोसीडिंग्स है अंडर सेक्शन 67 वो बड़ी अर्जेंट मैटर में की जाती हैं। वहाँ अधिकारी भी आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप भी थोड़े पैनिक मोड में होते हैं, अपनी बात अच्छे से नहीं कह पाते हैं, कभी-कभार अपने कंसल्टेंट से भी आप कंसल्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके पास बहुत मौके मिलेंगे अधिकारी को बताने के लिए कि ये एक इल्लीगल सीज़र है, उसकी कंप्लेंट फाइल करने के लिए ऊपर वाले अधिकारियों के पास। ओके, बिल्कुल सर। सर एएसएमटी 10 जो इशू होता है, वो किन-किन सिचुएशंस में इशू हो सकता है? देखिए, एएसएम टी10 एक प्री एडजुडिकेशन एक्सरसाइज है। 61 के तहत एएसएम टी10 इशू किया जाता है, सेक्शन 61 के तहत। सेक्शन 61 कहता है प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज रिटर्न्स एंड द रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द टैक्स पेयर। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो आनी चाहिए रिटर्न्स एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स जो कि रजिस्टर्ड पर्सन ने फाइल की हैं। इसके अलावा सस्पिशन या इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफिसर के पास जो भी इन्वेस्टिगेशन आती है, वहाँ से कोई भी डिस्क्रिपेंसी आती है, उसके लिए सेक्शन 61 एक ऑप्शन नहीं है। उसके लिए एएसएमटी 10 इश्यू नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ और सिर्फ़ जो डिस्क्रिपेंसी आपकी रिटर्न्स के थ्रू आ रही है, उसी के लिए एएसएमटी 10 इश्यू किया जा सकता है और किसी डिस्क्रिपेंसी के लिए नहीं किया जा सकता। ओके। सर जैसे मान लीजिए मैंने अपना रिटर्न फाइल नहीं करा, 6 महीने से पेंडिंग है और उस केस का मेरा हियरिंग लग गई, यानी उसमें 73 का नोटिस इशू हो गया और उस ऑफिसर ने उस 73 के नोटिस में मेरे को लेट फीस भी लगा के दे दी, क्योंकि मेरे रिटर्न्स पेंडिंग थे। तो क्या 73 में सेक्शन 47 की लेट फीस की लगा सकते हैं? देखिए, लेट फीस जो है वो स्पेसिफाई की गई है अंडर सेक्शन 47। जब आप अपनी जीएसटी 3B की बात कर रहे हैं या सेक्शन 44 रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, आप लेट फाइल करते हैं, बिलेटेडली फाइल करते हैं, तो वहाँ स्पेसिफाई किया गया है कितनी लेट फीस ली जा सकती है। लेकिन सेक्शन 47 में कोई ऐसा स्कोप नहीं दिया गया है टू क्रिएट डिमांड एंड रिकवर दैट लेट फीस। डिमांड और रिकवरी के लिए चैप्टर 15 ऑफ द एक्ट देखना पड़ेगा, सेक्शन 73 या 74। सेक्शन 73 और 74 बात करते हैं टैक्स, अंडरलाइंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की। वहां भी कोई रेफरेंस नहीं दी गई है लेट फीस की। और मजे की बात यह है, लेट फीस अंडर सेक्शन 47 कलेक्ट करने के लिए एक प्री कंडीशन है कि नोटिस अंडर सेक्शन 46 इन जीएसटीआर 3A इशू करना है डिपार्टमेंट को। नोटिफिकेशन नंबर 38 2023 डेटेड 4 अगस्त को जब ये नोटिफिकेशन आई नंबर 38, इसमें लेट फाइलिंग फीस ऑफ जीएसटीआर 9 और 9C के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई किया गया इन फॉर्म जीएसटीआर 3A। इसका मतलब उसके पहले के पीरियड के लिए जीएसटीआर 9 और 9C के लिए लेट फीस नहीं ले सकते थे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ब्रिंगिंग एन अमेंडमेंट इज अ प्रूफ की अमेंडमेंट जरूरी थी। बिल्कुल। तो लेट फीस ले पाना अंडर सेक्शन 73 74, मुझे नहीं लगता कि लॉ में कोई भी ऐसी प्रोविजन दी गई है। ओनली एंड ओनली प्रोविजन गिवन इज जो चेक लगाया गया है जीएसटीएन पे। अब वो कितना लीगल है कितना नहीं, लेट यू पीपल डिसाइड। सर 73 का नोटिस आया, उसमें उन्होंने कोई टैक्स डिमांड बना दी और टैक्स डिमांड के साथ इंटरेस्ट भी उस पे लगा दिया और 73 का हमें ऑर्डर दे दिया। तो क्या सेक्शन 73 में वो इंटरेस्ट की डिमांड हमसे कर सकते हैं? देखिए, जब आप बात कर रहे हैं कि सेक्शन 73 में टैक्स पेबल है और इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 73 बात करता है
कि जहां टैक्स शॉर्ट पेड है या नहीं पे किया गया है उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी ली जा सकती है। लेकिन अगर अकेला इंटरेस्ट जो है उसके एरियर्स हैं, कोई इंटरेस्ट पेबल है, क्या उसको रिकवर करने के लिए सेक्शन 73 या 74 का रूट ऑप्ट किया जा सकता है? देखिए, मेरी ओपिनियन में सेक्शन 73 और 74 रूट नहीं ऑप्ट किया जा सकता, क्योंकि लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई है अंडर सेक्शन 75 सबसेक्शन 12 रेड विद रूल 88C रेड विद रूल 142B, जो कहता है कि एरियर्स ऑफ इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए आपको नोटिस इशू करना पड़ेगा DRC 1D में। जब लॉ में एक स्पेसिफिक प्रोविजन दी गई है इंटरेस्ट रिकवर करने के लिए, तब 73 या 74 का रूट ऑप्ट करना इज ग्रॉस मिस एप्लीकेशन ऑफ लॉ। सर, जब से जीएसटी आया है, पहले हम लोग नोटिस सुनते थे, लेकिन जीएसटी जुलाई 17 से आया, उसके बाद से हमने सम्मन बहुत सुनने शुरू कर दिए हैं। वो हम लोग ज़्यादातर सीआरपी और आईपीसी में सुनते थे, अब जीएसटी में भी सम्मन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सम्मन क्यों मतलब सम्मन की जरूरत पड़ क्यों रही है? देखिए, सम्मन एक टूल की तरह यूज किया जा रहा है अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट की तरफ से टू हरास द टैक्स पेयर। देखिए, सम्मन एक जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, ऑफिसर्स के पास पावर है कि जब कोई भी केस आता है इवेजन ऑफ टैक्स का, वहां सम्मन्स इशू करके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें और केस बनाएं अगेंस्ट द इवेडर। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रोविजन का मिसयूज किया जा रहा है बाय द डिपार्टमेंट। सम्मन्स के केस में मेरी हम्बल सबमिशन है आप सबको। देखिए, सम्मन्स कब इशू किया जा सकता है? सम्मन्स तभी इशू किए जा सकते हैं जब कहीं ना कहीं कोई प्रोसीडिंग्स है अंडर सेक्शन 67, कहीं ना कहीं 67 की प्रोसीडिंग्स होंगी रिगार्डिंग इवेजन ऑफ टैक्स, वही सम्मन इशू किए जा सकते हैं। अदरवाइज सम्मन्स कैन नॉट बी इशूड इन ए रूटीन एंड कैजुअल मैनर, जो कि डिपार्टमेंट बहुत ऑफन हमने देखा है रूटीन और कैजुअल मैनर में सम्मन्स इशू कर रहे हैं। मेरे लिए सम्मन्स में ली गई स्टेटमेंट आर वीकेस्ट फॉर्म ऑफ एविडेंस। इससे घबराइए नहीं, सम्मन्स अटेंड कीजिए। जहां इवेजन ऑफ टैक्स नहीं है और सम्मन्स इशू किए गए हैं, उसकी वैलिडिटी को चैलेंज कीजिए और वहां अपने ऑफिसर को बताइए कि आप सम्मन इशू नहीं कर सकते, ये एक इनवैलिड प्रोसीडिंग्स है। क्या सम्मन से टैक्स पेयर को डरना चाहिए? क्योंकि सम्मन्स जैसे आ जाता है ना, उसमें वो सीआरपीसी और आईपीसी का सेक्शन जो लिखा हुआ होता है, और उसकी लैंग्वेज पढ़ के बंदे को लगता है यार ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें सीआरपीसी 193 सेक्शन और 8 और सेक्शंस उसमें मेंशन होते हैं। टू कौन सा 212 228। 228, हाँ सर, 2 सेक्शन लिखे होते हैं, वो उसे पढ़ के डर जाते हैं। देखिए, सम्मन से केस में जो इवेडर्स हैं उनको तो जरूर डरना चाहिए, बिकॉज हम भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी इवेडर आए और डिपार्टमेंट उनको छोड़ दे। बिल्कुल हम भी बिल्कुल। चाहते हैं कि डिपार्टमेंट अपनी फुल फोर्स और मशीनरी लेके उन वेडर्स के अगेंस्ट कार्रवाई करे और सेट करे एग्जाम्पल सोसाइटी में जिसमें ये इवेडर्स निकल जाएं। लेकिन जो जेन्युइन टैक्स पेयर्स हैं, मेरी उनको सजेशन है, सम्मन से डरिए मत, आप इंक्वायरी में साथ दीजिए। देखिए, सम्मन में एक लैंग्वेज लिखी होती है कि अगर आप, ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है, अगर आप कंप्लाई नहीं करोगे तो यू कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, अगर तो लीगली इशू की गई हैं तो इनको कंप्लाई कीजिए। अगर इनवैलिड हैं ये प्रोसीडिंग्स तो डिपार्टमेंट को लिखिए कि ये इनवैलिड प्रोसीडिंग्स हैं और उसी तरह से उसको रिस्पॉन्ड कीजिए। सर, जैसे समन्स इशू होता है तो हमारे को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। जब पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स करे जाते हैं। तो वो स्टेटमेंट ऑफ रिकॉर्ड एज अ एविडेंस क्या टैक्स डिमांड बनाने में हेल्प कर सकते हैं? जी, देखिए, स्टेटमेंट्स बिल्कुल टैक्स डिमांड बनाने के लिए रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट बन सकते हैं, प्रोवाइडेड जिससे स्टेटमेंट ली गई है अगर उसने रिट्रैक्ट नहीं की है। रिट्रैक्ट करने के रीजंस हो सकते हैं कि अगर कोएर्शन और फोर्सफुली कोई स्टेटमेंट ले ली गई है तो यू हैव एन ऑप्शन कि आप उसको रिट्रैक्ट करें कि मुझसे ये ज़बरदस्ती ले ली गई है। डेफिनेटली अगर कोई स्टेटमेंट दी गई है, डिपार्टमेंट के पास कोई स्टेटमेंट है, तो दैट कैन बी यूज एज अ रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। लेकिन फिर बात आती है, जब आप रिपिटल दोगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्रॉस एग्जामिनेशन टू एस्टेब्लिश द प्रोबेटिव वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट्स। जिस बंदे ने डिपोज किया गया है, जिसको से अंडर सेक्शन 70, उसकी स्टेटमेंट की वैल्यू
प्रोबेटिव वैल्यू स्टैब्लिश करने के लिए उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ही उस स्टेटमेंट की वैल्यू रहती है। सर सर्च हुई किसी पार्टी के यहाँ, सर्च के बाद उन्होंने सब देख लिया, उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू हुआ, तो वो शो कॉज नोटिस कितना इंपॉर्टेंट होता है और उसको डील कैसे करना चाहिए? देखिए, पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि पर्सुएंट टू इंस्पेक्शन एंड सर्च प्रोसीडिंग, शो कॉज नोटिस जो है वो अंडर सेक्शन 74 ही इशू किया जा सकता है, 73 में इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेड रॉक ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 67 इज इवेजन ऑफ टैक्स, और इवेजन ऑफ टैक्स के लिए सेक्शन 74 बना है, ना कि 73। जब भी इंस्पेक्शन और सर्च की प्रोसीडिंग्स के बाद कोई शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है, पहला स्टेप जो टैक्स पेयर को फॉलो करना है बिफोर रिप्लाइंग टू द शो कॉज नोटिस, उनको एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, एप्लीकेशन फाइल करनी अंडर सेक्शन 67 सब सेक्शन 10 रेड विद सेक्शन 165 सब सेक्शन 5 ऑफ सीआरपीसी। देखिए, सीआरपीसी के सारे सेफगार्ड सेक्शन 9900 165 सब सेक्शन 5 आर मेड एप्लीकेबल टू जीएसटी लॉ। सेक्शन 165 सब सेक्शन 5 क्या कहता है? एज सुन एज चार्जशीट इज फाइल्ड, सबसे पहला काम मजिस्ट्रेट का क्या है? टू गिव ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रिपेयर हिज डिफेंस। एक्यूज को सारे डॉक्यूमेंट्स देना फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सबसे पहला काम है मजिस्ट्रेट का। अब 67 की प्रोसीडिंग्स में एज पर सेक्शन 67 सबसेक्शन 10 वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कमिश्नर को। सबसे पहले आपको कमिश्नर को लेटर लिखनी है और सारे रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स, सारी फाइल नोटिंग्स आपको लेनी है, जिससे पता चल सके कि ये जो इंस्पेक्शन की गई है या सर्च की गई है, क्या ये एज पर लॉ थी। क्योंकि हमें ये पता है, अगर आप ये इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर जाएंगे, इवन अ लेजिटिमेट डिस्कवरी इन एन इलेजिटिमेट प्रोसीडिंग्स इज टेंटेड। पहले इंपॉर्टेंट स्टेप है 6710 में एप्लीकेशन देना और सारे डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट से लेना, फिर उसके बाद आप रिप्लाई करेंगे टू द शो कॉज नोटिस। सर शो कॉज नोटिस इशू हुआ, लेकिन शो कॉज नोटिस में कई सारी चीजें डिपार्टमेंट में नहीं लिखी। मान लीजिए टैक्स डिमांड बनाई, लेकिन वो उसका एचएसएन लिखना भूल गए, तो क्या वो डिमांड वैलिड है? देखिए, बहुत सारे शोकस नोटिसेस जो मेरे सामने आए हैं, मोर देन 95%, बहुत ही रिस्पॉन्सिबली मैं ये फिगर कोट कर रहा हूँ, आर डिफेक्टिव। और ये सारे डिफेक्ट्स कौन दूर कर रहा है? हम सब लोग, जो कि बहुत सारे रिप्लाई देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, लॉन्ग रिप्लाईज देते हैं, वी आर फुलफिलिंग दैट इनक्योरेबल डिफेक्ट्स। किसी के पास लॉ में पावर नहीं है टू क्योर द डिफेक्ट्स, टू रिपेयर द नोटिस। शोकॉज नोटिस इज द कंक्लूजन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ऑफिसर ने पहले इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करने के बाद वो एक ओपिनियन पे पहुंचे कि देयर इज सम नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स या इवेजन ऑफ टैक्स, इसीलिए आपको शोकॉज नोटिस इशू किया गया। दिस इज नोन एज स्टार्ट ऑफ ए लिस्ट और ए डिस्प्यूट इन लीगल टर्मिनोलॉजी। शोकॉज नोटिस इशू होने के बाद कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है टू द डिपार्टमेंट। और जैसा आपने कहा कि एचएसएन नहीं लिखा गया, बहुत पुरानी जजमेंट है 1984 की, गोविंद सरन गंगा सरन, जिसमें कि लिखा गया कोई भी टैक्स डिमांड करने के लिए ऑल द कॉन्टोर्स ऑफ लेवाई मस्ट बी प्रेजेंट। जीएसटी के केस में ये क्या होने चाहिए? First, there has to be HSN code, there has to be time of supply, there has to be place of supply, there has to be incidence of tax. जब तक ये सब चीजें नहीं है शोकॉज नोटिस में, वो शोकॉज नोटिस एक डिफेक्टिव शोकॉज नोटिस है, which will be incapable of bringing home any of the allegations leveled against the taxpayer. ओके, मतलब सब चीजें देखनी जरूरी है, उसमें नहीं है तो आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सर DRC 01 हमारा इशू हुआ, तो वो हमसे रिकंसिलेशंस और दुनिया भर के रिकॉर्ड्स मानते हैं, केस लॉज वगैरह, क्या हमें रिकंसिलेशन और केस लॉज सबमिट करने चाहिए DRC 1 केस में? देखिए, ये बहुत बड़ी मिथ है कि जैसे ही नोटिस इशू होता है, हम रिप्लाई मोड में लग जाते हैं और डिपार्टमेंट को हर तरह से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, रिकंसिलेशंस देते हैं, केस लॉस देते हैं। मुझे लगता है इस प्रैक्टिस को, इट्स बीन मोर देन 7 इयर्स, कि अब हमें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, सेक्शन 59 ऑफ द जीएसटी एक्ट कहता है, जीएसटी इज अ सेल्फ असेसमेंट रिजीम। सेल्फ असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर को दी गई है ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है, तो नोटिस इशू करके
इट डज नॉट मीन कि आपको एक्सप्लेन करना है अपना स्टैंड। जब आप रिप्लाई कर रहे हैं, आपको अपना स्टैंड बताना है कि आपका स्टैंड क्या है इस इशू पे, ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन टू द डिपार्टमेंट। सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है अ पर्सन हु मेक्स एन असर्शन हैज अ बर्डन टू प्रूव दैट असर्शन। अगर डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये टैक्स नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स है या इवेजन ऑफ टैक्स है, प्रूफ करना भी उनका काम है और टैक्स पेयर का ये काम नहीं है। और केस लॉ की आपने बात की, बहुत सारे मैंने रिप्लाईज देखे हैं, बहुत सारे ऑफिसेज, बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट के ऑफिसेज के। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी आप रिप्लाई कर रहे हैं टू द शो कॉज नोटिस, वहां पे केस लॉस मत कोट कीजिए। केस लॉ आप कोट कीजिए जब आपकी पर्सनल हियरिंग आती है, क्योंकि देयर माइट हैपन अ सिचुएशन कि आपने कोई केस लॉ कोट किया और जब तक आपकी हियरिंग आई साल बाद या 6 महीने बाद, तब तक उस पे एडवर्स ऑर्डर आ चुका है, उस केस लॉ पे वो ओवरटर्न हो चुका है। बिल्कुल। फिर आप क्या करेंगे? फिर आपका बे- केस गया, फंस गए इट्स आप। हैंगिंग इन द एयर। सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, केस लॉस जो हैं कोट कीजिए, लेकिन ड्यूरिंग द पर्सनल हियरिंग कीजिए, अपने रिप्लाई में रिटर्न में मत दीजिए। सिर्फ इतना लिखिए कि दीज फैक्ट्स आर कॉन्ट्ररी टू द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सर सेक्शन 73 का ऑर्डर पास हो गया। अब कई लोगों के मन में मिथ है कि उसे 161 से रेक्टिफिकेशन करा सकते हैं। क्या 73 का ऑर्डर रेक्टिफाई हो सकता है? रेक्टिफिकेशन के लिए पॉसिबिलिटी है? देखिए, सेक्शन 161 ऑफ द जीएसटी एक्ट कहता है कि एक प्रोविजन है जिसमें रेक्टिफिकेशन फाइल की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मिस्टेक्स दैट आर अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड। जो मिस्टेक आपको अपेरेंटली दिख रही है ऑर्डर में, जैसे कि कैलकुलेशन मिस्टेक, उसके लिए सेक्शन 161 एक प्रोविजन दी गई है। लेकिन जहां कोई ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशन कैनवस हो सकती है, चाहे वो कितनी ही बेसिक क्यों ना हो, उसके लिए आई डू नॉट थिंक सो कि सेक्शन 161 एक रूट है। ये अगेन जैसा आपने कहा कि एक मिथ है कि 161 में आप चले जाएंगे। देखिए, टाइमलाइंस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन जीएसटी लॉ। 3 मंथ का आपको टाइम मिलता है टू फाइल एन अपील बिफोर द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी। आपने रेक्टिफिकेशन फाइल की आफ्टर यू हैव रिसीव्ड द ऑर्डर, और उसकी वेट करते रह गए और 3 महीने का टाइम निकल गया। फिर आप वो अपनी भी हुआ है। स्टैट्यूटरी जो आपके पास राइट है टू प्रेफर एन अपील, वो भी लूज कर जाएंगे। सो बिल्कुल। माय हम्बल रिक्वेस्ट इज, जिस चीज पे जो मिस्टेक अपेरेंट है ऑन द फेस ऑफ इट, ऑन द फेस ऑफ द ऑर्डर, उसके लिए ही सिर्फ सेक्शन 161 है, जो कि लिमिटेड पर्पस के लिए है। उससे ज्यादा का पर्पस सेक्शन 161 का नहीं है। सर मेरे पास प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत सारे आए डेथ के केसेस में। किसी एसएससी की डेथ हो गई और उसका जो कुछ केस पेंडिंग था, डिपार्टमेंट ने उस डिमांड क्रिएट कर दी और उन लीगल हेयर्स को भी प्रेशराइज बनाने लग गए कि आप इस डिमांड को विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी जमा करिए। क्या असेसिंग ऑफिसर के पास इतनी पावर है कि वो डेथ पर्सन के केस में कर ले? देखिए, इस केस में 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। पहली, मैं आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू ऑर्डर 22 रूल 1 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, जो कहता है, डेथ ऑफ ए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शैल नॉट कॉज द सूट टू अबेट इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स। और इसके साथ-साथ देखिए, जब भी कोई नोटिस आता है किसी इंसान को जो कि जिसकी डेथ हो चुकी है, आपको रिप्लाई करना है एज़ पर सेक्शन 169। ना ही तो ये नोटिस लिया गया है उनके बिहाफ़ पे और ना ही डिलीवर हुआ है, क्योंकि दैट पर्सन इज़ डेड। सो सेक्शन 169 के हिसाब से सर्विस ऑफ नोटिस ही नहीं हुआ है। जब सर्विस ऑफ नोटिस ही नहीं हुआ है, तो आगे की प्रोसीडिंग चलना इज़ इम्पॉसिबल। तो ये दोनों चीज़ों का आप डिफेंस लीजिए। मेरी ओपिनियन में वन्स अ पर्सन इज़ डेड, कोई भी प्रोसीडिंग उसके अगेंस्ट नहीं चल सकती। रिसेंटली वी हैड अ फेवरेबल जजमेंट फ्रॉम द मद्रास हाई कोर्ट इन द केस ऑफ एस रेखा वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर डेटेड 23 ऑफ दिसंबर 2023, जिसमें कोर्ट ने कहा कि डेड पर्सन के अगेंस्ट आप शोकॉज नोटिस नहीं कर सकते हैं और उनके अगेंस्ट शोकॉज नोटिस होना भी नहीं चाहिए। क्या शो कॉज नोटिस उसके लीगल हेयर को दे सकते हैं? वो कहते हैं जब आपको प्रॉपर्टी में लीगल हेयर हो तो लाइबिलिटी में तो आप लीगल हेयर हो गए। जी हाँ, लॉ में प्रोविज़न है कि लीगल हेयर को ये नोटिस दिया, अगर उनको लीगल हेयर को एड्रेस किया जाता है नोटिस और वो एक्सेप्ट किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ डेड पर्सन, तो लीगल हेयर को नोटिस देके डिमांड और रिकवर की जा सकती है। बिल्कुल सर। सर ने ऑलमोस्ट सारी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो हमारे इस बीच में आई थी
सारे टॉपिक्स पे बहुत ही डिटेल में, बहुत ही सरल भाषा में समझाया और मुझे लगता है इससे हम सब लोग को 100% प्रॉफ़िट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, सर ने जितने आराम समझाया। सर कोई और बात जो हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं जो जीएसटी रजिस्टर्ड है या कुछ एडवाइस देना चाहते हैं आप? देखिए, जीएसटी एक सेल्फ असेसमेंट रिजीम है। इसमें बहुत सारे सेफगार्ड्स, राइट्स, रेमेडीज़ दिए गए हैं टैक्स पेयर्स को। आपको किसी भी ऑफ़िसर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लॉ से ऊपर यहाँ कुछ नहीं है। जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है, टैक्स पेयर के लिए भी वही बाइंडिंग है, ऑफ़िसर्स के लिए भी वही बाइंडिंग है, कंसल्टेंट्स के लिए भी वही बाइंडिंग है और इस लॉ में इनफ राइट्स, रेमेडीज़, सेफगार्ड्स अवेलेबल हैं अपना राइट सिक्योर करने के लिए और किसी भी प्रोसीडिंग से घबराइए मत और थैंक यू। ये वीडियो हमने बनाई थी आपको अपने राइट्स पता चलें क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इसमें सबके लिए बिल्कुल समान अधिकार दिए गए हैं, तो आपको अपने अधिकार पता होने चाहिए जिससे आपको कोई नोटिस आए, सम्मन आए या इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर कुछ भी हो, तो आप अपने रूल्स रेगुलेशन को अप्लाई कर सकें, अपने अधिकारों को उपयोग कर सकें। और इस वीडियो को सर पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया तरीके से समझा दी ये सारी बातें, मुझे लगने लग गया कि जीएसटी बड़ा सरल सा है, गुड्स एंड सिंपल था तो हो ही गया वो। बिल्कुल गुड और सिंपल टैक्स ही है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए। देखिए, मैंने बहुत बार बात की है, टैक्स पेयर्स और टैक्स कंसल्टेंट्स एक कंप्लेन करते हैं कि इतनी सारी नोटिफिकेशंस हैं, इतनी सारी अमेंडमेंट्स आती हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, इतनी सारी अमेंडमेंट्स आप पे तो एप्लीकेबल नहीं है। ऑफिसर्स का बिल्कुल, काम बहुत डिफिकल्ट है। देखिए, मैं अगर अपने ऑफिस में जाके या आप अपने ऑफिस में जाके सेग्रीगेट करेंगे तो आपके पास 10 इंडस्ट्री से ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। ऑफिसर्स का काम देखिए कितना मुश्किल है, क्योंकि उनको हर तरह के बिज़नेस के साथ डील करना है, हर तरह के बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सो माय सिंपैथीज़ आर विद द ऑफिसर्स जिनका काम इतना मुश्किल है, करीब तो उनको करना चाहिए, हमें नहीं, क्योंकि ये सारी अमेंडमेंट्स 1000 अगर अमेंडमेंट्स आई, नोटिफ़िकेशंस आई, ये हमारे लिए नहीं है, हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, कि वहाँ तो रोज़ चेंजेस नहीं हो रहे, जो चेंजेस हो रहे हैं बहुत कम हो रहे हैं। बिल्कुल, सो इस लॉ को देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा और इस लॉ में मैंने जैसे पहले कहा, ये टैक्स पेयर के फ़ेवर में है और ये उन्हीं को फ़ेवर करेगा जो विजिलेंट हैं अपने राइट्स को बिल्कुल। लेके, रेमेडीज़ को लेके और सेफगार्ड्स को लेके। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। अगर आपको इस वीडियो से ज्ञान मिला है, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स, कलीग के साथ बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।